हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे साइंस की सीरीज़ के, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अगर दो वस्तुएं समानांतर रखी हुई हैं तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इनफाइनाइट, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखना है आपको। यदि दो समानांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु से अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो वो जो सेकंड नंबर का प्रतिबिंब होगा वो अधिक चमकीला होगा। तेल पर जल के तल पर बैठ जाने का कारण क्या होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण क्या होता है? तेल का जल के तल पर बैठ जाना इसी कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। इसको भी याद रखना है। पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है, जो पेंसिल होती है उसमें जो ये नुकीला हिस्सा होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये ग्रेफाइट से बना होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। फिर सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? यदि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप समझते होंगे कि जो बर्फ की सिल्ली होती है, यदि आप पर उस पर चलेंगे तो वो उस पर पैर फिसलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? जो घर्षण होता है वो कम होता है, इसी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो धीरे धीरे क्यों चलने लगता है गर्मियों में? तो इसका आंसर होता है कि जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे घड़ी धीमे चलने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सब ऐसे जो लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वही क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री से कम तापमान पर पानी उबलता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण 100 डिग्री से भी कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किस किस से मिलके बना होता है? तो जिंक और कॉपर से मिलके पीतल बना होता है, याद रखिएगा। फिर गैसों के दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर होता है, जिससे क्या करते हैं? गैसों में दाब को मापा जाता है। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ट्रॉम्बे में स्थित है। तो जो 5वें नंबर का इसका न्यूक्लियर रिएक्टर बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुव, याद रखिएगा। बार्क की स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है तो वो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। और प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? मतलब जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन और पेप्टाइन को किस में बदलता है? तो छोटे छोटे पेप्टाइड में बदलता है। आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोटीन होते हैं तो वो प्रोटीन किसकी यूनिट होते हैं? मतलब प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम भी होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मनुष्य मनुष्य में जो दाद होती है जिसे रिंगवॉर्म भी कहा जाता है, तो रोग के रोग कारण कवक का नाम क्या है? किसके कारण जो है वो दाद होती है? तो वो है माइक्रोस्पोरम, इसको याद रखिएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो अब तो आपको ये रट गया होगा, विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम, इसको भी याद रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी, जो सिल्वर होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl Mg Cl2 × 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे केमिकल फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिखते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, कुछ कुछ फॉर्मूलेज जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा।
यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो जो विघटन होता है यूरेनियम का, उसमें अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल होती है। क्या आपको पता है कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो प्रदूषण की कैटेगरी में आती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं के मिश्रण से मिलकर बनता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम होता है, निकेल होता है, लोहा होता है। तो इन सब के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। फिर वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शैवालों की स्टडी की जाती है? तो जो शैवाल होते हैं, एल्गी होती है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। और जो कवक होते हैं, जो फंगई होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? उनकी स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। इसको भी आपको याद रखना है। और जो सेल की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाती है। इसको याद रखना है। जो ब्लड का स्टडी है, जो ब्लड से रिलेटेड स्टडी क्या कहलाती है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है हिमेटोलॉजी। और जो यकृत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेपेटोलॉजी। इस तरीके से आपको जो स्टडीज़ हैं उनको याद रखना है। जैसे जो प्लांट्स की स्टडी है वो बॉटनी के अंदर की जाती है, जबकि जो जीव जंतुओं की स्टडी है वो जूलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ये बायोलॉजी की ही साइंस होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो उनको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। एक और साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री होती है। ये सब सब्जेक्ट के नाम आपने सुने होंगे, ये सब साइंस की ब्रांच हैं। फिर मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शुगर की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और इंसुलिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इंसुलिन को क्या है? आर्टिफिशियल रूप से इंजेक्शन के थ्रू या फिर मेडिसिन के थ्रू उसका जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए सब किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप। फिर डीएनए संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो वो कॉनवर्ग ने किया था। याद रखिएगा इसको। कॉनवर्ग ने क्या किया था? डीएनए संश्लेषण का निर्माण किया था, और मतलब प्रतिपादन किया था। इसको याद रखना है, कॉनवर्ग ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और फिर रिवाइज कीजिए। क्योंकि आप कितना भी अधिक क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। हम इसके MCQs की भी सीरीज़ करेंगे साइंस की, और हम पूरा साइंस, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।